नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मनोविज्ञान। हमारे हाथ लगा है डिजी म्यूचुअल गोल्स के डायरेक्टर दीपक सिंगला का एक लेख, जो उन निवेशकों की नब्ज पकड़ता है जो बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि निवेश में बाहरी शोर या नॉइज क्या होता है, बल्कि हम इसके और गहरे में जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग इस शोर पर प्रतिक्रिया क्यों देता है। हाँ, और क्यों एक अच्छी खासी सोची समझी निवेश रणनीति होने के बावजूद लोग घबराहट में आकर उसे तोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए निवेश करें, ये सलाह तो इतनी आम हो चुकी है कि अब एक मुहावरे जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, हर कोई ये जानता है, फिर भी बहुत कम लोग इसे अमल में ला पाते हैं। सही बात है। कागज पर बनी रणनीति और असल जिंदगी के फैसलों में एक बहुत बड़ा फासला है। और वही फासला मनोविज्ञान का है। ये पैसे के मैनेजमेंट से ज्यादा इमोशंस का मैनेजमेंट है। दीपक सिंगला का लेख हमें इसी फासले को समझने और उसे पाटने में मदद करता है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर हर निवेश की इमारत खड़ी होनी चाहिए। लेख की शुरुआत में ही दीपक सिंगला कहते हैं कि इक्विटी यानी शेयर बाजार में उतरने से पहले आपका नजरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। पर सवाल ये है कि ये जानना ही काफी क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, हमारा दिमाग वो लाखों सालों के विकास का नतीजा है, और ये तत्काल खतरों और तत्काल पुरस्कारों पर प्रतिक्रिया देने के लिए बना है। मतलब अभी की चिंता है उसे। एग्जैक्टली। जब 100 साल पहले कोई शिकारी शेर देखता था, तो वो ये नहीं सोचता था कि 10 साल बाद मेरा रिटायरमेंट का क्या होगा। वो उसी पल अपनी जान बचाता था। तो मतलब हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म सोच के लिए वायर्ड है, जबकि वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। हाँ। तो यहाँ एक बुनियादी टकराव है हमारी बायोलॉजी और एक सफल निवेश रणनीति के बीच। बिल्कुल। और इसी टकराव को कम करने के लिए सिंगला इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश करने से पहले अपना क्यों यानी वाय तय करना बहुत जरूरी है। जब आप निवेश को भविष्य के किसी ठोस लक्ष्य से जोड़ देते, जैसे 15 साल बाद बच्चे की उच्च शिक्षा या 20 साल बाद अपना घर, हाँ, तो वो लक्ष्य एक लंगर का काम करता है। वो आपके दिमाग को तत्काल घबराहट से दूर खींचकर उस दूर के इनाम पर टिकाए रखता है। ये बात समझ में आती है। मतलब अगर मंजिल साफ और मजबूत हो तो रास्ते के छोटे मोटे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर आपको यात्रा छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्या बात है। लेकिन अगर कोई बस यूं ही घूमने निकला है तो पहले ट्रैफिक जाम पर ही शायद वो घर वापस लौट आएगा। आपने बहुत अच्छी उपमा दी। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये बात सबने सुनी है। लेकिन इसका असली मतलब ये है कि एक मैराथन धावक अपने मन को भी उतना ही प्रशिक्षित करता है जितना अपने शरीर को। वो जानता है कि दौड़ के दौरान कई बार उसके मन में रुक जाने का ख्याल आएगा, शरीर जवाब दे देगा, लेकिन वो अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके उस क्षणिक दर्द को नजरअंदाज कर देता है। तो एक निवेशक को भी ठीक यही मानसिक अनुशासन चाहिए। बिल्कुल। तो पहला सबक साफ है। एक स्पष्ट लंबी अवधि का लक्ष्य सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक ढाल है जो आपको बाजार की रोजमर्रा की उठापटक से बचाती है। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने यह ढाल बना भी ली, हाँ, फिर भी वो लड़ाई हार जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सामना सिर्फ अपनी अंदरूनी कमजोरियों से नहीं है। हमारा सामना एक बहुत बड़े बाहरी दुश्मन से भी है, जिसे लेखक ने शोर यानी नॉइज का नाम दिया है। अच्छा। ये वो हर बाहरी आवाज है जो आपकी रणनीति पर संदेह पैदा करती है और आपको रास्ते से भटकाती है। और ये शोर कहाँ से आता है? लेख इसे बहुत साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है। पहला तो शायद हम सबने अनुभव किया है, हमारे अपने सोशल सर्कल से। हाँ, वो दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी जो किसी पार्टी में या ऑफिस कैंटीन में आपको हॉट टिप देते हैं। हाँ। उनकी नीयत शायद बुरी ना हो, लेकिन यहाँ 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, आपको नहीं पता कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है। और दूसरी, जो ज्यादा जरूरी है, उनके वित्तीय लक्ष्य, उनकी उम्र और उनकी जोखिम लेने की क्षमता आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है। सही। जो सलाह एक 30 साल के आक्रामक निवेशक के लिए सही है, वो एक 55 साल के व्यक्ति के लिए जहर हो सकती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को सिरदर्द हो और उसका दोस्त उसे अपनी डायबिटीज की दवा दे दे, ये सोचकर कि दवा तो दवा होती है। बिल्कुल।
संदर्भ के बिना सलाह खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, और ये तो फिर भी सीमित शोर है। लेकिन आज हम जिस दूसरे और कहीं ज्यादा बड़े शोर का सामना कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। ये 24 घंटे चलने वाला एक ऐसा लाउडस्पीकर है जिसे आप बंद नहीं कर सकते। और यहीं पर मामला वाकई गंभीर हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जानकारी देने वालों का दावा होता है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, उनका असली मकसद क्या है? यहीं पर हमें उनके बिजनेस मॉडल को समझना होगा। सोशल मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन्हें हम फिनफ्लुएंसर्स भी कहते हैं, उनका पैसा आपकी वित्तीय सफलता से नहीं बनता। उनका पैसा बनता है आपके ध्यान से, आपके क्लिक्स और व्यूज से। और ध्यान खींचने का सबसे कारगर तरीका क्या है? मजबूत भावनाएं पैदा करना। और निवेश की दुनिया में दो सबसे मजबूत भावनाएं हैं, लालच और डर। बिल्कुल। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो आपको ऐसे वीडियो दिखेंगे जो लालच को हवा देते हैं, ये स्टॉक आपको रातों रात अमीर बना देगा। और जब बाजार गिर रहा होता है, जो कि ज्यादा होता है, तब डर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आपको ऐसे थंबनेल दिखेंगे, महामंदी आने वाली है, आपका पैसा डूब जाएगा, सब बेचकर निकल जाओ। सब कुछ बड़े बड़े अक्षरों में, डरावने चेहरों के साथ। यहाँ तो हितों का एक सीधा टकराव है। मतलब एक निवेशक का लक्ष्य है धीमी, अनुशासित और थोड़ी उबाऊ प्रक्रिया से संपत्ति बनाना। सही। लेकिन सोशल मीडिया का एल्गोरिदम धीमे और उबाऊ कंटेंट को पसंद नहीं करता। उसे चाहिए सनसनी। बिल्कुल, उसे तेज और सनसनीखेज चाहिए। हाँ। और जिस प्लेटफॉर्म पर सलाह ढूंढी जा रही है, उसका स्वभाव ही निवेश के लक्ष्यों के खिलाफ है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया है। ये एक हारी हुई लड़ाई है। कंटेंट क्रिएटर डर बेचकर व्यूज कमाता है और पैसा बनाता है, लेकिन उस डर को खरीदकर, मतलब उस पर यकीन करके, निवेशक अपनी संपत्ति गंवा देता है। वो इन्फ्लुएंसर अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया, लेकिन निवेशक अपने लक्ष्य से भटक गया। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं? कुछ लोग तो वाकई अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। हाँ, ये भी सच है। तो एक आम निवेशक इन दोनों के बीच फर्क कैसे करे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब उनके कंटेंट की भाषा और नीयत में छिपा है। जो आपको शिक्षित करना चाहता है, वो आपको कैसे सोचना है ये सिखाएगा। वो आपको रिस्क मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन और धैर्य के बारे में बताएगा। वो अपनी गलतियां भी स्वीकार करेगा। लेकिन जो आपको सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट परोस रहा है, वो आपको क्या सोचना है ये बताएगा। अच्छा। वो आपको निश्चितता बेचेगा, गारंटी देगा, और हमेशा सनसनी की तलाश में रहेगा। मतलब एक शिक्षक है और दूसरा भविष्यवक्ता बनने की कोशिश कर रहा है, और हम जानते हैं कि बाजार में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये शोर की समस्या तो बहुत गहरी है। ये सिर्फ गलत जानकारी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? सिंगला के लेख में इसका समाधान बहुत सीधा और व्यावहारिक है। जब भी बाजार की गिरावट देखकर या सोशल मीडिया का शोर सुनकर आपके मन में घबराहट हो, हाँ, तो उसका इलाज और ज्यादा वीडियो देखना नहीं है। उसका इलाज है उस शोर को पूरी तरह से बंद कर देना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना। सलाहकार के पास जाने की बात तो लॉजिकल लगती है, लेकिन यहाँ भी एक व्यवहारिक समस्या है। बहुत से लोग सलाहकारों पर भी शक करते हैं। उन्हें लगता है कि सलाहकार भी तो अपनी फीस या कमीशन बनाने के लिए ही सलाह देते हैं। उस विश्वास की कमी का क्या? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक सही सलाहकार चुनना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है, लेकिन लेख जिस पर ज्यादा जोर देता है वो सलाहकार की नीयत से ज्यादा आपकी अपनी मानसिकता है। अच्छा, मतलब सलाहकार के पास जाना ही काफी नहीं है, बल्कि किस सोच के साथ जाना है ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, और यही इस लेख का सबसे शक्तिशाली संदेश है। सिंगला चेतावनी देते हैं कि कभी भी अपने सलाहकार के पास इस पहले से तय फैसले के साथ ना जाएं कि मुझे अपना सारा पैसा निकालना है, बस तुम इस पर मोहर लगा दो। या दुनिया खत्म होने वाली है, जल्दी बताओ क्या बेचूं। बिल्कुल। ये तो वही बात हुई कि कोई मरीज WebMD पर अपनी बीमारी डायग्नोज करके डॉक्टर के पास जाए और कहे, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, आप बस इसकी दवा लिख दीजिए। हाँ, सही उदाहरण है। डॉक्टर आपकी जांच किए बिना आपका इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। जब आप डर और घबराहट में होते हैं तो आप एक तरह के कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं। कन्फर्मेशन बायस। आप ऐसी जानकारी ढूंढते हैं जो आपके डर को सही ठहराए। ऐसे में आप सलाहकार के पास सलाह लेने नहीं, बल्कि अपने डर के लिए सहमति लेने जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है खुले दिमाग के साथ जाना।
अपने सलाहकार को अपनी चिंताएं बताएं, लेकिन फैसला उन पर छोड़ें। उनसे सवाल पूछें, बाजार क्यों गिर रहा है, इसका मेरे 20 साल के लक्ष्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या मुझे अपनी रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत है या मुझे बस शांत बैठना है। मुझे लगता है सलाहकार का असली काम यहाँ सिर्फ वित्तीय सलाह देना नहीं है, बल्कि एक तरह से बिहेवियरल कोच यानी व्यवहारिक प्रशिक्षक बनना है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। एक अच्छे सलाहकार का सबसे बड़ा मूल्य शायद यही होता है कि वो आपको कुछ भी करने से रोकता है। अच्छा। जब आपका मन घबराहट में सब कुछ बेच देने को कह रहा हो, तो वो एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। वो आपको डेटा और तर्क के जरिए आपकी भावनाओं के तूफान से बाहर निकालता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उनकी सुनने को तैयार हों। सही। जैसा कि लेखक ने साफ कहा है, सही समय पे सही सलाह आपको आपका एडवाइजर दे सकता है, कोई यूट्यूबर नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो लंबी अवधि में सफल निवेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक निकलते हैं। पहला, सफलता सही स्टॉक चुनने से ज्यादा सही मानसिकता बनाए रखने में है। बिल्कुल। बाजार की अस्थिरता उसका चरित्र है, उसे आप बदल नहीं सकते, आप सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, बाहरी शोर को पहचानना और उसे खुद से दूर रखना जरूरी है, खासकर उस शोर को जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से आता है, जहां सलाह देने वाले का मकसद आपके हितों से जुड़ा नहीं होता। और तीसरा, जब भी डर या संदेह हो तो शोर की तरफ नहीं, बल्कि एक विशेषज्ञ की तरफ मुड़े और उनकी सलाह सुनने के लिए खुला दिमाग लेके जाए, बंद नहीं। सही। दीपक सिंगला के लेख का सार यही है, धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शन, यही वेल्थ क्रिएशन का त्रिकोण है। इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हमने बाहरी शोर की बहुत विस्तार से बात की, सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब बाहर से हम पर हमला करता है। लेकिन एक निवेशक अपने अंदर के शोर से कैसे निपटे? अंदर का शोर, आपका मतलब है हमारी अपनी भावनाएं? मेरा मतलब है लालच और डर। ये दो सबसे शक्तिशाली आवाजें हैं जो किसी बाहरी इन्फ्लुएंसर की मोहताज नहीं है, ये हमारे अंदर से ही पैदा होती हैं। जब बाजार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है तो लालच का शोर कहता है मौका मत चूको और पैसा लगाओ, पड़ोसी से ज्यादा कमाओ। और जब बाजार गिरता है तो डर का शोर चिल्लाता है तुम बर्बाद हो जाओगे, जो बचा है उसे निकालकर भाग जाओ। हाँ, ये आवाजें शायद सोशल मीडिया के शोर से भी ज्यादा तेज होती हैं। यही असली चुनौती है। बाहरी शोर को तो आप फोन बंद करके या टीवी म्यूट करके रोक सकते हैं, सही, पर अपने अंदर की इन आवाजों का वॉल्यूम कम कैसे किया जाए? शायद इसका जवाब भी उसी मूल सिद्धांत में छुपा है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, अपने क्यों को याद रखना। यह समझना कि निवेश भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया है। तो हर निवेशक को शायद ये सोचना चाहिए कि जब अगली बार उनके अंदर लालच या डर का शोर उठेगा तो उसे शांत करने के लिए उनकी अपनी व्यक्तिगत रणनीति क्या होगी। बिल्कुल, क्योंकि अंत में यही वो लड़ाई है जो तय करेगी कि वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं या नहीं।